Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the lateral entry का जो कॉन्सेप्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा लेटरल एंट्री के जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में एक नोटिफिकेशन है उसको रिलीज किया गया था। आप देखिए कि उस नोटिफिकेशन के रिलीज के लेटर फेज के अंदर में जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यूनियन गवर्नमेंट के जो प्रेजेंट समय में अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके द्वारा इसके अगेंस्ट में जो वॉइस है उसको रेज किया गया। स्टूडेंट्स, अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलायंस पार्टनर्स हैं, उनका डिमांड यही था कि यहाँ पे यूपीएससी का जो लेटरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर रिजर्वेशन है उसको प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि सोशल जस्टिस है उसको इंश्योर किया जा सके। जो सभी सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इंश्योर किया जा सके गवर्नमेंट का जो पॉलिसी फ्रेमिंग है उस डोमेन के अंदर में। स्टूडेंट्स, अगर हम लेटरल एंट्री का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके प्रेजेंट जो स्टैंड है गवर्नमेंट का उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा जो लेटर है वो लिखा गया है यूपीएससी को कि आपके द्वारा इस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जाए या उसका विड्रॉवल किया जाए। स्टूडेंट्स, अगर हम लेटरल एंट्री के ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, फर्स्ट एआरसी है, उसके बाद में आप देखिए कि जो हमारा सेकंड एआरसी है जो कि आपको 2005 एंड 6 के समय देखने के लिए मिलता है, बोथ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उनके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि आपके द्वारा जो डोमेन एक्सपर्ट पर्सन है पॉलिसी फ्रेमिंग के रिगार्डिंग में या पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके पर्सपेक्टिव से आपके द्वारा डोमेन बेस्ड जो एक्सपर्ट पर्सन है उनको रिक्रूट किया जा सकता है लेटरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसी के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि काफी सारी जो कमेटीज हैं उनके द्वारा भी सजेस्ट किया गया है लेटरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस पार्टनर्स के द्वारा इसको अपोज करने की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा इस नोटिफिकेशन के विड्रॉल के बारे में लेटर है वो लिखा गया यूपीएससी को। तो स्टूडेंट्स, ये लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में था। कल आपको एक होमवर्क भी दिया गया था कि कौन कौन सी जो कमेटीज हैं उनके द्वारा बेसिकली लेटरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको एंडोर्स किया गया समय समय पे। तो कुछ कमेटीज का जो नाम है वो आपको जरूर से पता होना चाहिए। आपका फिर से होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। सपोज कीजिए आपसे मेंस के एग्जाम के अंदर लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, तो आप देखिए कि आप अपने आंसर के अंदर जब तक उन कमेटीज को कोट नहीं करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उसको कोट नहीं करोगे, तो आप मोर मार्क्स है उसको यहाँ पे नहीं स्कोर कर पाओगे उस आंसर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको बेटर वे में प्रिपेयर करना है, अच्छे से जो मार्क्स है उनको फैच करना है बेसिकली एग्जामिनेशन के अंदर में, तो आप देखिए कि आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल के अंदर जो पढ़ाई है वो उसको कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि नेशनल टास्क फोर्स के पर्सपेक्टिव से है, कलकत्ता के अंदर में डॉक्टर के अगेंस्ट में जो हीनियस क्राइम का जो केस है वो देखने के लिए मिला। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस केस को जो श्यूमोटो कोग्निजेंस है वो लिया गया है। श्यूमोटो कोग्निजेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नेशनल टास्क फोर्स है उसके क्रिएट करने के बारे में कहा गया, जिससे कि डॉक्टर्स का जो सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा आप देखिए कि जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है 2013 के लॉ के थ्रू में, जिससे कि हमारे जो वर्किंग प्लेस है वो सेफ एंड सिक्योर होने चाहिए हर एक एरिया के अंदर में, प्रॉपर वे में यहाँ पे जो सेफ्टी है उसको ग्रांट किया जाए डॉक्टर्स को। क्योंकि आप देखिए कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे कंट्री का जो हेल्थ हेल्थ सिस्टम है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के द्वारा जो हेल्दी कंट्री है उसको इंश्योर किया जा सकता है। तो नेशनल टास्क फोर्स है उसके कॉन्स्टिट्यूट करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे इंश्योर किया गया है। नेशनल टास्क फोर्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, जो एरियाज है उसको एग्जामिन किया जाएगा, जैसे कि हॉस्पिटल का जो प्रीमाइस का एरिया है, हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे सीसीटीवी जो कैमराज हैं, प्रॉपर जो रेस्ट रूम्स है वो होनी चाहिए डॉक्टर्स के रिगार्डिंग में। क्योंकि काफ़ी बार जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो आपको ड्यूटी का जो टाइमिंग है वो काफ़ी लेंदी आपको देखने के लिए मिलता है। स्पेशली आप देखिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में जब जो पर्सन इंटर्न के रूप से हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के फेज के अंदर में हैं, तो उस दौरान में उनका जो जो बेसिकली जो वर्किंग आवर्स है वो आपको काफ़ी लेंदी हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इंडिया और मलेशिया के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इंडिया और मलेशिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए थे, तो आप देखिए कि यहाँ पे
डिस्कस किया गया है कि इंडिया और मलेशिया के द्वारा जो पिछले कुछ ईयर्स के अंदर इंडिया मलेशिया के रिलेशंस अच्छे फेज के अंदर नहीं थे, उनको अपग्रेड किया जाए, उनका स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको यहाँ पे साइन किया जाए। स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया और मलेशिया के जो रिलेशंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो आपको 2010 के समय देखने के लिए मिलेगा इंडिया और मलेशिया का। फिर 2015 के समय इंडिया और मलेशिया के द्वारा पार्टनरशिप को एनहेंस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से कन्वर्ट किया गया, एनहेंस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से इसको कन्वर्ट किया गया। अब आप देखिए कि इसका डिमांड यही है कि कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से इसको अपग्रेड किया जा सके। इसके अलावा आप देखिए कि मलेशिया के द्वारा ब्रिक्स जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो ग्रुप है उसके अंदर भी एंट्री के पर्सपेक्टिव से कहा गया है। इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो ब्रिक्स के अंदर एंट्री के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया। ब्रिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर में ये ब्रिक हुआ करता था, इनिशियल फेज के अंदर में आपको ये ब्रिक है वो देखने के लिए मिलेगा। इस वर्ड को बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट उनके द्वारा कोइन किया गया था 2006 के समय में। 2011 के समय में आप देखिए कि अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है और ये ब्रिक्स नाम का जो ग्रुप है वो बनता है डेवलपिंग कंट्रीज का। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और आप देखिए कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। बट लास्ट समिट के अंदर में जो जोहान्सबर्ग के अंदर समिट ऑर्गेनाइज हुआ था वहाँ पे आप देखिए कि काफ़ी सारे कंट्रीज हैं उनके द्वारा ब्रिक्स को ज्वाइन किया गया है। और ब्रिक्स के अभी ज्वाइनिंग का जो यहाँ पे इंटरेस्ट है वो शो किया गया है मलेशिया के द्वारा कि उनको भी ब्रिक्स का जो पार्टनर है वो यहाँ पे बनना है। बट आप देखिए कि ब्रिक्स जो बेसिकली ओनली 5 कंट्रीज का हुआ करता था, तो इसका जो रीनेमिंग है वो आपको ब्रिक्स प्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि और जो कंट्रीज है उनको मैक्सिमम यहाँ पे ऐड किया गया है। जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट में जो आपको लेस डेवलप्ड कंट्रीज देखने के लिए मिलेंगे, तो उनका आपको देखिए कि बेसिकली ये ग्रुप है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे इंडिया और मलेशिया का जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसके बारे में भी डिस्कशन है। जो हमारे इंडिया और मलेशिया के जो रिलेशंस अच्छे फेज के अंदर नहीं थे वहाँ पे आप देखिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में डिस्कशन है। 2019 के समय में जो जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कोविड के समय में काफ़ी सारे ऐसे मलेशियन जो नेशनलिस्ट हैं वो इंडिया के अंदर में थे, तो आप देखिए कि कोविड के समय भी काफ़ी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो इंडिया और मलेशिया के देखने के लिए मिले थे। जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में इंडिया के द्वारा पाम ऑयल के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि बैन कर दिया गया था मलेशिया से जो पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है उसके पर्सपेक्टिव से। मिंटो ब्रिज के बारे में है, मिंटो ब्रिज दिल्ली के अंदर में है और आप देखिए कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग का जो सिचुएशन है वो हर समय आपको मानसून के समय देखने के लिए मिलेगा। मिंटो ब्रिज के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि लॉर्ड मिंटो जो इंडिया के वाइसरॉय हुआ करते थे 1905 से लेकर 1910 का जो समय है उस समय लॉर्ड मिंटो है इंडिया के वाइसरॉय आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि वो वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो की मेमोरी के अंदर ये जो मिंटो ब्रिज है इसको लेटर फेज के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया था 1926 के समय में। और वाटर लॉगिंग की वजह से ये मैक्सिमम समय न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलता है, स्पेशली आपको मानसून के दौरान। तो लॉर्ड मिंटो के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में आप रीड ही करते हो 1909 का, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको मेंशन किया गया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स मलेशिया के पर्सपेक्टिव से है, मेघालय के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स मेघालय का जो वेस्ट गारो हिल है वहाँ पे आपको 3 हिल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं मेघालय के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स मेघालय के वहाँ पे जो हिल्स है वो यही हैं, गारो है, गारो के अलावा आप देखिए कि खासी है और जयंतिया है, ये 3 हिल्स वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ गारो हिल्स है वहाँ पे एक पोलियो का जो केस है वो सामने आया है। आप देखिए कि इंडिया 2014 के समय से ही आपको जो पोलियो फ्री है वो देखने के लिए मिलेगा। 2014 के समय WHO के द्वारा इंडिया को जो पोलियो फ्री है वो डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया बेसिकली पोलियो फ्री है। प्रेजेंट समय में जो पोलियो के जो केसेज हैं वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के वहाँ पे। तो आप देखिए कि 2011 के समय जो लास्ट केस है वो सामने आया है इंडिया के अंदर में, और उसके 3 इयर्स बैक के अंदर में WHO के द्वारा इंडिया को जो पोलियो फ्री है वो डिक्लेयर कर दिया गया। अभी एक रिसेंटली जो केस है उसको डिटेक्ट किया गया है वेस्ट गारो हिल्स है मेघालय के वहाँ पे। पर आप देखिए कि ये पोलियो का जो रीजन है वो बेसिकली वैक्सीन ड्राइव केस की वजह से यहाँ पे डेवलप हुआ है।
पोलियो के रिगार्डिंग में आपको जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि पोलियो के पर्सपेक्टिव से ओरल पोलियो वैक्सीन है वो बेसिकली यहाँ पे दिया जाता है। और इसी वैक्सीन के अंदर में आपको वीकन फॉर्म के अंदर में जो पोलियो का जो वायरस है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि पोलियो का जो वायरस है उसको वीकन फॉर्म के अंदर में यहाँ पे रखा जाएगा या काफी कम जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इस वैक्सीन के अंदर में। उसके बिहाइंड का जो रीजन है वो क्या है स्टूडेंट, कि वैक्सीन के अंदर अगर वायरस है तो बेसिकली वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगा। अगर यहाँ पे आप देखिए कि वीकन फॉर्म के अंदर वायरस है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस वायरस के अगेंस्ट में एक्टिवेट होगा। बट आप देखिए कि यहाँ पे वैक्सीन ड्राइव जो पोलियो का जो केसेज है वो देखने के लिए मिला है, जिस वो हो सकता है कि वैक्सीन के अंदर में जो वीकन फॉर्म के अंदर वायरस था उसके द्वारा यहाँ पे एग्जैजरेट किया गया हो और ये पैरालिसिस का जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है पेशेंट के ऊपर में। तो बेसिकली वाइल्ड फॉर्म के अंदर में पोलियो नहीं है यहाँ पे। इंडिया 2014 के समय से पोलियो फ्री है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर में पोलियो के जो केसेज हैं वो देखे जाते हैं प्रेजेंट समय के अंदर में। पैरालिसिस इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और यहाँ पे वैक्सीन ड्राइव जो पोलियो वायरस का जो केस है उसको यहाँ पे ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया है कि उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया गया। तो सर्विलेंस टीम्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया है। सर्विलेंस को कैरी आउट किया जाएगा मेघालय के वहाँ पे गारी खासो एंड जैंतिया हिल्स हैं, गारो खासो एंड जैंतिया हिल्स हैं। और आप देखिए कि मेघालय के वहाँ पे आपको जो कोल इलीगल वे में जो कोल का जो माइनिंग है वो भी देखने के लिए मिलता है। जो रेड होल माइनिंग प्रैक्टिस है वो किया जाता है वहाँ पे जो लोकल पर्सन है उनके द्वारा इन्हीं हिल्स के एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें यूथेनेशिया के बारे में है। आप देखिए आर्टिकल 21 के अंदर आपको राइट टू लाइफ का जो जिस तरीके से राइट दिया गया है उसी आर्टिकल 21 के अंदर में आपको जो डिग्निफाइड डेथ है उसके रिगार्डिंग में भी उस प्रोविजन है उसका मेंशन है। तो आप देखिए कि एक कपल है, कपल का जो सन है वो पिछले कुछ समय से कोमा के अंदर में है। बट आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर वो पर्सन है वो नहीं है। किसी भी तरीके का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर नहीं है। कंप्लीटली जो फूड पाइप है उसके थ्रू न्यूट्रिशन है उनके द्वारा रिसीव किए जाते हैं। कोमा फेज के अंदर है वो उनका जो कपल है उनके पर्सन। तो उन्हीं के द्वारा कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया कि उनको यूथेनेशिया है वो अलाउ किया जाए, उनको यूथेनेशिया है वो अलाउ किया जाए उस सन को। बट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रिफ्यूज किया गया। अर्लियर फेज के अंदर दिल्ली का जो कोर्ट है उनके द्वारा रिफ्यूज किया गया था। क्यों यहाँ पे रिफ्यूज किया गया स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए कि हमारे इंडिया के अंदर में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि हमारे यहाँ पे जो पैसिव यूथेनेशिया है वो तो अलाउ है। पैसिव यूथेनेशिया क्या है कि कोई पर्सन यहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है या किसी तरीके का जो केयरिंग कॉन्सेप्ट है उसी के थ्रू अगर कोई पर्सन जिंदा है तो आप देखिए कि उनका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उनको रिमूव किया जा सकता है। बट आप देखिए कि यहाँ पे जो पर्सन है, यहाँ पे जो पर्सन है वो विदाउट एनी सपोर्ट के बेसिस पे कोमा के अंदर में है तो उसको एक्टिव फेज ऑफ यूथेनेशिया के अंदर काउंट किया जाएगा। और इंडिया के अंदर में आपको एक्टिव फेज ऑफ यूथेनेशिया है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। पैसिव यूथेनेशिया इंडिया के अंदर अलाउ है। कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2018 के समय में। 2018 के समय में कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के इस केस के अंदर में पैसिव यूथेनेशिया है उसको अलाउ किया गया इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आप देखिए कि यहाँ पे विदाउट लाइफ सपोर्ट सिस्टम की वजह से होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रिफ्यूज किया गया है कि यूथेनेशिया है वो अलाउ नहीं किया जा सकता है उन कपल के जो सन हैं उनको जो कोमा फेज के अंदर है प्रेजेंट समय में। जब भी आपको यूथेनेशिया के बारे में रीड करना हो तो अरुणा सानबाग केस है उसके बारे में आपको जरूर से जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही है अरुणा सानबाग, उनका वेजिटेटिव स्टेट के अंदर में थे तो उसके बारे में आप जरूर से रीड करना कौन है अरुणा सानबाग, उनका जो केस है वो क्या है। तो आपके लिए यहाँ पे एक रीडिंग होमवर्क है कि अरुणा सानबाग केस के बारे में आपको रीड करना है जब भी यूथेनेशिया के बारे में डिस्कस किया जाता है। मास लेवल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, 2 एडिटोरियल्स इसके रिगार्डिंग में मेंशन किए गए हैं। ये सिविल सर्वेंट है। इसके अलावा आप देखिए कि कांग्रेस के एक रिसर्च विंग के भी एक पर्सन है उनके द्वारा भी लिखा गया है कि कांग्रेस के द्वारा अपने मैनिफेस्टो के अंदर में मास लेवल के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो अप्रेंटिसशिप का कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया गया था। और गवर्नमेंट के द्वारा बजट के अंदर में आप देखिए कि उसको अनाउंस भी किया गया है कि मास लेवल के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कैरी आउट किया जाएगा।
तो यहाँ पे काफी कुछ ऐसे एरियाज के बारे में डिस्कस किया गया है कि उन्होंने एरियाज को ध्यान में रखने का जरूरत है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो आप देखिए कि बजट स्पीच के अंदर में 5 जो मेन स्कीम्स हैं उनको यहाँ पे अनाउंस किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कि 5 स्कीम्स हैं जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में हैं। और आप देखिए कि 4.1 यहाँ करोड़ हमारा जो यूथ है उसको स्किल ट्रेनिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको जो यहाँ पे इंसेंटिवाइज है वो किया जाएगा इन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के थ्रू में। स्किलिंग का आप देखिए कि जरूरत है, हमारा जो यूथ है उसको स्किलिंग का जरूरत है। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है अगर हमको उसको यूटिलाइज करना है तो मास लेवल के ऊपर में प्लांट वे में एक एम्प्लॉयमेंट का जो स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। नहीं तो आप देखिए कि स्टूडेंट जो मीन यूथ लेवल है हमारे कंट्री के यूथ का वो काफ़ी यंग स्टेट के अंदर में हमारा जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है उसको अगर यूटिलाइज नहीं किया गया, मास लेवल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट को नहीं जनरेट किया गया, तो आप देखिए कि आने वाले समय के अंदर में डेमोग्राफिक डिविडेंट की डेमोग्राफिक डिजास्टर है वो बन सकता है। ऐसे कंसर्न समय समय पे रेज भी किए गए हैं कि स्किलिंग का जरूरत है हमारी यूथ को। स्किलिंग को आप देखिए कि डिसेंट्रलाइज वे में यहाँ पे किया जाए, इनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि स्किलिंग को डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिसेंट्रलाइज किस तरीके से कि ग्रास रूट लेवल, विलेज लेवल के ऊपर में आप देखिए कि जो यहाँ पे स्किलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया जाए। जो इंसेंटिवाइज हमें करना है वो सभी सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज किया जाए। एजुकेशन है, हेल्थ है, क्योंकि आप देखिए कि सभी एरियाज को साथ में लेके ही आप जो प्रॉपर वे में जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट कर सकते हो। कम्युनिटी जो सेंटर्स हैं जिसके अंदर इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। और आप देखिए कि हमारा जो 40% पॉपुलेशन है स्टिल एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज है। 46% जो पॉपुलेशन है स्टिल किसके अंदर इंगेज है, एग्रीकल्चर के वहाँ पे। तो एमजी नरेगा का जो कॉन्सेप्ट है इन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि अगर हमें आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है उसे अचीव करना है, सेल्फ रिलायंस को अगर अचीव करना है तो मास लेवल के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करना होगा। यूथ को एम्प्लॉयमेंट का जो एक्टिविटी है, वर्किंग जो एक्टिविटी है उसके अंदर इंगेज करना होगा, जिससे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेटर वे में हमारे कंट्री के द्वारा यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि वेस्ट एशिया के अंदर कन्फ्लिक्ट तो आपको डिकेड लॉन्ग आपको देखने के लिए मिलता है, लास्ट काफी कुछ ईयर्स के वहां से जब से इजराइल स्टेट को क्रिएट किया गया है। पैलेस्टाइन और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है या वहां पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट अगर हम प्रेजेंट क्राइसिस के बारे में डिस्कस करें तो 2024 के समय जो वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आपको यहाँ पे जो बिग पावर हैं उनके कंपटीशन के रूप से देखने के लिए मिलता है कि बिग पावर्स के द्वारा एक कंपटीशन के रूप से यूटिलाइज किया गया कि अपना अपना जो यहाँ पे इंटरेस्ट है उनको फुलफिल किया जा सके वेस्ट एशिया के इस क्राइसिस के समय में। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें यूएसए के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा यहाँ पे इंडिविजुअल वे में अपना एक सिक्योरिटी जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया गया है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का जो इंडिविजुअल वे में इन्फ्लुएंस उसको यहाँ पे डेवलप किया गया है यूएसए के द्वारा। और यूएसए का बेसिकली आप अपने आप को वेस्ट एशिया का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से इस्टेब्लिश किया गया है। चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो चाइना ने डिप्लोमेटिक वे के अंदर में प्रेजेंट समय में वेस्ट एशिया के अंदर इंगेज किया है, जिसमें आप देखिए कि ईरान और सऊदी का जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको 2016 के समय देखने के लिए मिलेगा, जब डिप्लोमेटिक मिशन है उनको भी क्लोज कर दिया गया था ईरान एंड सऊदी के द्वारा। अब चाइना के ही इंटरवेंशन के थ्रू बोथ कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मल हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो पैलेस्टाइन के जो डिफरेंट फैक्शंस हैं, जैसे कि हमास उसका एक फैक्शन है, फतेह उसका एक फैक्शन है, उनके साथ भी डिप्लोमेटिक वे में जो एंगेजमेंट है वो चाइना के द्वारा किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस कंप्लीटली वेस्ट एशिया क्राइसिस के अंदर में तो आप देखिए कि रसिया के द्वारा भी एक्टिवली वे में यहाँ पे एंगेज किया गया है। रसिया के द्वारा 2015 के समय जब सीरिया के द्वारा मिलिट्री सपोर्ट है वो मांगा गया था, तो रसिया के द्वारा और आप देखिए कि चाइना के द्वारा जो मिलिट्री सपोर्ट है उसको प्रोवाइड किया गया। रसिया का आप देखिए कि सीरिया के वहां पे लताकिया नाम का एक बेस है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है।
तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है जिनके साथ में अपने जो रिलेशंस है वेल मैनेज किए गए हैं, मेडिटेरियन सी के वहाँ पे एक्सेस है उसको भी ये ग्रांट करता है रसिया को, उसका जो बेस है जो सिचुएटेड है वहाँ पे। और इसके अलावा आप देखिए कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर में जो वहाँ पे वेस्टर्न पावर कंट्रीज यूएसए एंड यूके का जो डोमिनेशन है वो हुआ करता था वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रेजेंट समय में रसिया का जो डोमिनेशन है वो इंक्रीज हुआ है। तो डिस्कशन यही है कि रसिया के द्वारा यमन के अंदर भी आप देखिए कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं होती रिबेलियंस है उनको यूज किया गया है। ईरान के द्वारा यहाँ पे डायरेक्टली जो रसिया और ईरान के द्वारा इजराइल और ईरान के द्वारा डायरेक्टली जो कन्फ्लिक्ट्स है उनको नहीं कैरी आउट किया जा सकता है, नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज है। तो बेसिकली यहाँ पे चाइना एंड रसिया के द्वारा कैसे इस क्राइसिस को अपने जो इंटरेस्ट है उसके फुलफिल करने के अंदर यूज किया गया है उसके बारे में डिस्कशन है। चाइना के द्वारा डिप्लोमेटिक वे के अंदर इसको यूज किया गया, रसिया के द्वारा अपने जो डिफरेंट डिफरेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके थ्रू एंगेजमेंट के थ्रू में, या आप देखिए कि ऐसे कुछ एरियाज जहाँ पे यूएस एंड यूके का यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम का जो डोमिनेशन हुआ करता था वहां पे रसिया के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया है, अपने जो वहां पे पर्सन है उनको पावर के अंदर में स्टेब्लिश किया गया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में है, आप देखिए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो 2050 2025-26 तक हमारी जो गवर्नमेंट है उनका टारगेट है कि 20% हमारे जो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का फ्यूल है उसके अंदर 20% इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है उसको किया जाए। स्टूडेंट जब भी इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आपको डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा तो आप देखिए कि फूड वर्सेज फ्यूल का एक डिबेट है, फूड वर्सेज फ्यूल का एक डिबेट है वो यहाँ पे जनरेट होता है। फूड वर्सेज फ्यूल का डिबेट क्या है, क्योंकि आप देखिए कि जो हमारी क्रॉप्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसी को यूज किया जाएगा इथेनॉल के प्रोड्यूस के रिगार्डिंग में, और उसको हमारे जो ट्रांसपोर्ट जो फ्यूल है उसके अंदर में उसका ब्लेंडिंग किया जाएगा 20%, जिससे कि एमिशन लेवल है उसको रिड्यूस किया जा सके, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो एमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। प्रेजेंट समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर आप देखिए कि जो शुगर केन है उसको भी यूज करने के बारे में डिस्कस किया गया था, बट अभी प्रेजेंट समय में गवर्नमेंट के द्वारा जो मेज है उसको इंपोर्ट किया गया है। अगर हम फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से इंडिया का जो पहले जिस तरीके से PL480 नाम का एक इंसेंटिवाइज स्कीम है या फूड सब्सिडी है उसके ऊपर डिपेंड हुआ करता था, बट आप देखिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में इंडिया के द्वारा जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको अचीव किया गया है एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसी के रिगार्डिंग में। तो डिस्कशन यहाँ पे यही है कि एग्रीकल्चर का हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो सफिशिएंट है। नेट सिक्योरिटी आप देखिए कि सरप्लस फूड सिक्योरिटी है कंट्री के, वहाँ पे उसका आप देखिए कि जो यहाँ पे जो फूड का जो कमी है वो नहीं होगा कंट्री के अंदर में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में इंडिया के द्वारा सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट है वो फर्स्ट जनरेशन जो डायरेक्टली आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के थ्रू में जिस इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है तो फर्स्ट जनरेशन ना करते हुए सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे इथेनॉल को भी प्रोड्यूस किया जाए, उसका ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसको भी यहाँ पे डेवलप किया जा सके। काफी बार आपने E20 या E10 का जो कॉन्सेप्ट रीड किया होगा, ये बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडिंग के ही बारे में है। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर में इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि डायरेक्टली जो फूड क्रॉप है वो यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं हो। कल आप देखिए कि जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा हैंडलूम सेक्टर के रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल है उसको लिखा गया था। फैब्रिक का जो यूज है आप देखिए कि पॉलिस्टर का जो यूज है उसके बारे में उनके द्वारा बताया गया, और हैंडलूम सेक्टर को किस तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए उनके द्वारा जीएसटी के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कशन था। डिमोनेटाइजेशन कोविड की वजह से भी उनके द्वारा मेंशन किया गया कि उसका इम्पैक्ट हुआ है हैंडलूम सेक्टर के रिगार्डिंग में। हैंडलूम सेक्टर को काफ़ी सारे इंसेंटिवाइज काफ़ी सारे स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे हैंडलूम डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7 अगस्त का वो दिन है जब हैंडलूम डे है वो हमारी कंट्री के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। फाइनेंशियल इंसेंटिवाइज है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है कि हैंडलूम सेक्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। इंडिया और जापान के द्वारा 2+2 डायलॉग है उसको कंडक्ट किया जाएगा, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ पे एक मेन फोकस रहेगा।
इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में किस तरीके से इंडिया का जो डोमिनेशन है या इंडिया का जो एंगेजमेंट है उसको इंश्योर किया जा सके। सिक्किम के अंदर में आप देखिए कि ग्लेशियर लेक आउटब्रेस्ट फ्लड जो 2023 के समय भी वहां पे देखने के लिए मिला था, वैसा ही एक लैंडस्लाइड का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी आप देखिए कि फ्रेजाइल स्टेट, हिमालयन जो इकोसिस्टम है कंप्लीटली फ्रेजाइल स्टेट के अंदर में है। इंडियन प्लेट के द्वारा कंटिन्यूस यूरेशियन प्लेट को पुश किया जाता है, इसी वजह से अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। सिक्किम के वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ जिसके अंदर आप देखिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर के रिगार्डिंग में, उस प्रोजेक्ट के अंदर भी डैमेज हुआ है उस बिल्डिंग का। तो लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग में डिस्कशन है। लैंडस्लाइड इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है और इसरो के द्वारा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर प्लस में इसरो के द्वारा लैंडस्लाइड इंडेक्स है उसको रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो पीएम सर हैं वो पोलैंड के विजिट के लिए गए हैं। यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे भी उनके द्वारा मीटिंग किया जाएगा इस विजिट के दौरान में। इंडिया और पोलैंड का जो रिलेशन है आपको वर्ल्ड वॉर के समय से ही देखने के लिए मिलता है। इंडियन सोल्जर्स के द्वारा आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर के दौरान में पोलैंड के काफी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डिफेंड किया गया था। जो अननोन सोल्जर्स का जो एक मेमोरियल है वहां पे भी पीएम सर के द्वारा विजिट किया जाएगा। और इस पोलैंड विजिट के दौरान में ट्रेड, डिफेंस, कल्चर के जो टाइज है उनको सेटअप किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें पोलैंड और इंडिया के रिलेशंस के बारे में, तो आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय काफी सारे ऐसे पोलैंड के जो पर्सन है उनके द्वारा इंडिया के अंदर विजिट किया गया था। स्पेशली आप देखिए कि गुजरात का जो जामनगर एरिया है वहां पे आपको पोलैंड से रिलेटेड पर्सन्स उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें रिसेंटली जो रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है उस दौरान में भी इंडियन स्टूडेंट्स का आप देखिए कि रेस्क्यू के रिगार्डिंग में या वहां से उनको लेके वापस निकालने के रिगार्डिंग में पोलैंड ने काफी अच्छा जो रोल है वो प्ले किया था। पोलैंड का लोकेशन आप जरूर से देखना, उसके नाइबर कंट्रीज आपको पता होना चाहिए, आपका यहाँ पे होमवर्क है। नेक्स्ट वेनेजुएला के पर्सपेक्टिव से है, वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है। वेनेजुएला के बारे में ऑलरेडी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्सेज के द्वारा कुछ होस्टेज पर्सन उनका बॉडीज मिला है सदर्न पार्ट ऑफ गाजा स्ट्रिप के वहां पे। यूक्रेन के द्वारा आप देखिए कि एक रसिया से रिलेटेड एक चर्च हुआ करता है, ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उसको बैन किया गया है। और रसिया के द्वारा कुछ एरियाज हैं उनको क्लेम किया गया है कि उनके द्वारा कैप्चर कर लिए गए। यूएस के वहां पे प्रेसिडेंट इलेक्शन है, वो हमारे एग्जाम के पर्पज से अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि बांग्लादेश की जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पे जो उनसे जो इंक्वायरी है वो किया जाएगा, उनको बेसिकली रिमांड की रिगार्डिंग में भी सेंड किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्ल्ड पेज के पर्सपेक्टिव से है। ये आज का हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन था। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिला हो उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।